कैसे एक बिगनर जो है वो कैसे अपनी लाइफ को, ड्रीम लाइफ को कैसे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, क्या सही तरीका है। ऐसे लोग देखे जो कई 100 करोड़ की कंपनी उन्होंने खोल दी। तो ऐसी स्टोरी आप बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इज जस्ट एन इल्यूजन, और एक्चुअली में लॉ ऑफ कर्मा इज है जो काम करता है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये कुछ बीमारियां हो जाती हैं, डिसीज हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, क्या उन्होंने इसको मैनिफेस्ट किया होता है? क्यों हमारी इम्यूनिटी सरप्रेस्ड होती है? स्लीप क्यों करते हैं? हाइट भी बढ़ा सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव 2-3 कोई टेक्निक, अगर कोई इंसान ये 10 दिन कर ले, 5 दिन के अंदर रिलेशन सही हो रहे हैं, मेडिसिन बंद हो रही। 15 साल से लेडी मेडिसिन ले रही थी और बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा दिया, बट 10 डेज के अंदर मेडिसिन बंद। ये उन टेक्निक्स में से एक है जिसके लिए मेरे पास सबसे ज्यादा टेस्टिमोनी। क्या है ये भाई? हमारे जो आज गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी अमेजिंग पर्सन और जाने माने कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं और बहुत सारे लोगों के लिए गाइडिंग लाइट हैं, मेंटोर हैं, मोटिवेटर हैं, एजुकेटर हैं, क्रिएटर हैं, नन अदर देन मिस्टर अमित कुमार जी। तो स्वागत है अमित जी, बहुत बहुत आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जैम स्टॉक के अंदर। और आप वाकई एक जैम हैं, मुझे लगता है, जिसके लिए हमारी ऑडियंस आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको जानने के लिए, आपको सुनने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे लोग आपको सुनते ही रहते हैं, जानते ही हैं आपको, बट जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, जो आज आपको पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा, और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लाइफ में आया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो क्या ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से आपने डिसाइड किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लोगों को भी सिखाना है। सो व्हाट इज? सबसे पहले तो थैंक यू आप दोनों को, क्योंकि आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया और ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे फेवरेट टॉपिक के लिए बुलाया। और तो मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई, अगर आप देखें तो मैं बेसिकली आईटी बैकग्राउंड से, मैंने जॉब में आई वाज इनटू आईटी। लास्ट रोल मेरा एक कंपनी जिसका नाम है बकार्डी इंडिया, तो मैं वहाँ पर आईटी हेड था। बट ऑब्वियसली लाइफ में आप कुछ बेहतर की तलाश हमेशा से करते हो कि आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर करना है। तो उसने मुझे बहुत ट्रिगर किया कि बाहर निकलो और अलग करने की कोशिश करूँ कुछ। लेकिन उससे पहले ना मैं लाइफ में बहुत सारे ना काइंड ऑफ, अगर कोई सुनेगा तो बोलेगा एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे मैंने स्कूलिंग साइंस स्ट्रीम से की, फिर मैं बीबीए एमबीए किया, जो कि बहुत कनेक्टेड नहीं है। मैंने एमबीए किया सेल्स में, लेकिन मैंने सेल्स में 1 ही साल जॉब करके मैं देन आई मूव्ड इनटू आईटी। वहाँ फिर आईटी में भी मैं कोर आईटी में मूव हो गया। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में चला गया। तो कहीं ना कहीं मैंने ना इतने ज़्यादा मैं कह सकता हूँ सेफ चांसेस लिए, जिसकी वजह से मुझे लाइफ में ग्रो करने का मौका मिला। और मैं कहीं ना कहीं और ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं कहीं पर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने मूव हुआ। मैं हमेशा हर जगह बहुत अच्छा कर रहा था, तो मुझे कुछ और बेहतर करना था, तो मैं मूव करता रहा वहाँ से। और उसी दौरान मैंने ये सोचा कि यार व्हाई नॉट टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल आफ्टर गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। तो यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया। मेरी वाइफ एडिटर है, तो हमने घर में ही चैनल बनाया, घर में ही वॉइस ओवर किया, रिकॉर्डिंग की। तो हमने एक चैनल बनाया जिसका नाम है रीडर्स बुक्स क्लब, जिसमें भी 100-2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। वो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उस पर। एंड ऑब्वियसली उसी दौरान मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और भी किताबें पढ़ने लगा। राइट। तो मैंने भी करीबन 600-650 किताबें मैंने आज तक पढ़ी हैं। क्या बात है। और उसमें से करीबन 70-80 किताबें जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे दी थी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं खुद 12-13 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था। ओके। तो मेरे को लगा कि व्हाई नॉट टू शेयर दिस, बिकॉज मैं अभी तक क्या था, रीडर बुक्स क्लब पर मेरा फेस नहीं था और सिर्फ मेरी आवाज फेसलेस चैनल है मेरा। तो फिर लोगों ने बोला यार अपना ब्रांड भी क्रिएट करो और लोग आपको जाने, थोड़ा इन्फ्लुएंस अच्छा होगा, लोग समझेंगे, फेथ करेंगे, ट्रस्ट करेंगे जो आप बोल रहे हो इस पर। तो वहां से हमने एक चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है अमित्तकुमार लाइव, जहां पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो मैंने सीखा, जो मैंने प्रैक्टिस की, रिजल्ट आए, जो किताब पढ़ी उसके रिजल्ट इम्प्लीमेंट किए, उसको डाला और वो लोगों को सिखाना शुरू किया। और वहां से लोगों की टेस्टिमनी आनी शुरू हुई कि यार आप तो बहुत आसान तरीके से समझा रहे हो, लोग तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेजेस समझा रहे हो, आप आसान से समझा रहे हो। और इस तरह से वो चैनल ग्रो होता गया कंसिस्टेंटली। और वहाँ से मैं धीरे धीरे आई गॉट इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग में मैं मूव हो गया। रादर देन लाइफ के थ्रू मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा मूव होने लगा। और फिर मैं आई गॉट इनटू 1-on-1 कोचिंग, देन ग्रुप कोचिंग। तो अलग तरह के एक सेट में निकलने लगे, एक जर्नी अलग तरह से ही चलने लगी। और आज ये है कि अभी सिचुएशंस आर ग्रेट अराउंड मी एंड बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं और बहुत सारी टेस्टिमनी क्रिएट की। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद सही तरीके से लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए।
तो ये मेरी जर्नी रही है। क्या बात है। तो अगर जैसे कि आपने अपनी एक, मैं बोल सकता हूँ कि ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करी है, राइट, जो आप चाहते थे, ऐसा नहीं था कि यू आर स्ट्रगलिंग इन वन फील्ड और आपने उसको छोड़ा, आप चाहते थे हमेशा कुछ बड़ा करना। करेक्ट। और आपने उसको, यू आर द रियल एग्जाम्पल कि आपने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो बहुत सारे आज हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पहली बार उनकी लाइफ में ये वर्ड आता है मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो सुनते हैं और वो उसको जानते हैं। तो कैसे एक बिगनर जो है वो कैसे अपनी लाइफ को, ड्रीम लाइफ को कैसे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, कैसे वो अट्रैक्ट कर सकता है? क्योंकि कई बार लोग जब वो सुनते हैं तो कई जगह ये भी सुनने को मिलता है ऐसा नहीं होता, ये तो इल्यूजन है, अगर ऐसा होता तो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते थे आप। एंड हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता कैसे है? बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहिए एक बिगिनर कैसे इसको अपनी लाइफ के अंदर करे। फैंटास्टिक। तो बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हालांकि सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रगल यहीं पर कर रहे हैं समझने में कि है क्या। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत आसान भाषा में समझा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि एक बीज है, आप खेती कर रहे हो, आप जो बीज उसके अंदर डाल रहे हो, अगर आप आलू की खेती कर रहे हो उसका बीज उसके अंदर जा रहा है तो आलू ही निकलने वाला है। गन्ने की खेती कर रहे हो तो जो गन्ने का जो स्टेम आप डाल रहे हो वो गन्ना ही निकलने वाला है। तो बेसिकली जो आप बीज डालते हो वही पौधा दिखता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली जो हमारे थॉट्स के जो सीड जो भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उसी से रिलेटेड रिजल्ट आप लाइफ में अचीव करोगे, अट्रैक्ट करोगे। ये इसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो गेम है, ये पूरा जो खेल है ना, ये सारा फ्रीक्वेंसीज का है, एनर्जीज का है। हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूं कि बहुत बेसिक चीज है जो हर जगह सुनते हैं, हमें एफएम सुनना है, एक मैं 98.3 चलाता हूं तो बहुत साफ आवाज सुनाई देगी। 98.2 पर वही आवाज साफ नहीं आती, 98.1 पे तो बिल्कुल नहीं आती। तो सब फ्रीक्वेंसी है। तो मैं अगर अपने आप को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लेकर आ सकता हूं जो सक्सेस की फ्रीक्वेंसी है, तो मैं अपने आप को अगर उस पर ले आया तो मैं उसको अट्रैक्ट कर लूंगा, मैं उसको अचीव कर लूंगा। लेकिन जब तक मैं उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को नहीं लेकर आ रहा हूं, मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पूरा गेम है वो सारा है कि अपने आप को सही फ्रीक्वेंसीज में डालना, सही एनर्जीज में डालना, तब जाकर आप चीजें मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपकी जो भी डिजायर्स है उनको रियलिटी में लाना, यही मैनिफेस्टेशन है, जो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत ही आसानी से, कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपको पता है कि राइट प्रोसेसेस क्या हैं, क्या थॉट्स डालने हैं, क्या मेरे को माइंडसेट उसमें डालना है, क्या एनर्जी मेरे को किस लेवल पर अपनी एनर्जी क्रिएट करनी है जिससे मैं अपनी डिजायर को अट्रैक्ट कर पाऊँ, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत शानदार। इसमें एक सवाल और उठता है कि एक जो बिगनर है, आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को आप अपनी डिजायर कुछ भी चीज़ों को आप उससे हासिल कर सकते हैं। और आपको उसके लिए क्या करना है, अपने थॉट को चेंज करना है और अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदलना है। फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट है। तो एक बिगनर कैसे अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कामयाबी को हासिल करने के लिए? फैंटास्टिक। तो बहुत यही सबसे मेन गेम है जो आपने सवाल पूछा है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है अपनी एनर्जीज को चेंज करना, अपने हाउ यू आर फीलिंग। लोग बोलते हैं कि यार मेरे को कैसे पता कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? राइट यार, चुप बैठो, खुद सोचो आप कैसा महसूस कर रहे हो। अच्छा महसूस कर रहे हो तो अच्छी फ्रीक्वेंसी पर, खराब सोच महसूस कर रहे हो तो खराब फ्रीक्वेंसी पर हो। तो अब लोगों को ये भी थोड़ा सा समझ में आता है कि यार मेरे को मेरी सक्सेस की जो डेफिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं कैसे जानूं। लेकिन इसमें ना हम हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमेशा यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप डिजर्विंग बनने के लिए कोशिश करते हो तो बहुत सारा एक्शन आ जाता है उसमें। राइट, बिकॉज लॉ ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लास्ट वर्ड है वो एक्शन है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्शन तो आप नहीं लोगे तो वो आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर पाओगे। तो वहां से आप डिजर्विंग महसूस करना शुरू, मतलब ये है कि सोचने से सिर्फ नहीं होगा, सोचने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मेरा YouTube चैनल ग्रो हो जाए, ग्रो हो जाए, ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं। और सिर्फ सोचने से हो जाएगा। सिर्फ देखो एक्चुअली क्या है, सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर मैं ये समझूं कि जिस हिसाब से मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन मैं समझ पाया हूं वो 5 स्टेप प्रोसेस है। अगर वो 5 स्टेप प्रोसेस में
लॉ जो सोचना है वो पहला स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारी चीजें आती है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सिर्फ सोचने से थोड़ी हो जाएगा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सोचना है ही नहीं, 5 स्टेप इसमें से पहला है ये, पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जो पहला स्टेप है वो है क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी होना कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि लोगों को ना बहुत ज्यादा चीजें अगर समझें तो लोगों को ये नहीं पता है उनको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए, वो कहेंगे यार मेरे को ना 50 करोड़ मिल जाए यार, मैं तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा फिर तो क्लैरिटी नहीं है, बहुत वेग है इसमें। या लोग बोले कि मेरे को ना सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन एक जो बाहर जो नारियल पानी बेच रहा है उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन कि आज मैं 500 नारियल पानी बेचूं, एक सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए, मेरे लिए या किसी एक्स पर्सन के लिए, सबके लिए अलग अलग है। तो आप सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको डिफाइन करनी पड़ती है, क्लैरिटी लानी पड़ती है कि आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। तो वो तो काम तो करेगा, लेकिन आपको किस में काम कराना है, क्लैरिटी क्या है। सेकंड चीज जो आती है कि आपके भाव कैसे, इमोशंस कैसे, आप कैसे इमोशंस कैरी कर रहे हो। लोग अक्सर ये मिस करते हैं। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने क्लैरिटी ले ली कि मेरे को ये एग्जैक्टली मुझे ये चीज चाहिए, उसके बाद आती है कि आप जब उस बारे में सोचते हो तो कैसा महसूस करते हो अंदर से। अगर वो फीलिंग वो ट्रू है तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर वो फीलिंग ही नहीं आ रही है तो वो मतलब कि कोई अगर इमेजिन कर रहा है कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, दूसरी तरफ वो इमेजिन कर रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है जिसमें अपनी मम्मी को बैठाऊंगा, सो उसमें फीलिंग्स आ गई, बिल्कुल फीलिंग्स आ गई। और कई बार क्या होता है, अगर किसी को गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो वो सोच नहीं पाता कि मैं इसको सोचूं कैसे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, अगर तुम फील नहीं कर पा रहे, इमोशंस नहीं ला पा रहे, तो पहले तो आंखें बंद करो। सोचो आप एक गाड़ी खरीद, नई गाड़ी आई है, आप उसके अंदर बैठे हो, उसकी लेदर की स्मेल आप ले रहे हो, आप महसूस करो ना, तो आपको फीलिंग आनी शुरू होती है। और तब भी आप अगर उसको फील नहीं कर पा रहे हो तो शोरूम जाओ, टेस्ट ड्राइव लो जाकर, उसके बाद तो फीलिंग आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिस इज हाउ वी मैनिफेस्ट। लोग बोलते हैं ना कि पैसा आएगा तब मैं जाऊंगा, है ना, और ये एक्चुअली हमारे साथ हुआ है, ट्रू, दिस हैज हैपेंड। जब मैंने पहली गाड़ी ली थी अपनी, आई वाज 21 आई थिंक, और उससे पहले हम शोरूम गए देखने, मुझे आज भी याद है, कौशाम्बी पे वो शोरूम था टाटा का, और मेरी उम्र 21 साल थी उस समय पर। तो जो दिखा रहे थे गाड़ी, उन्होंने बोला कि बेटा पापा कहाँ हैं? हाँ यार मैं ही हूँ, मुझे ही लेनी है गाड़ी। सो इट वाज बिकॉज मुझे मेरे मेंटोर ने बोला था जाओ, फील करो, देखो और इमेजिन करना शुरू करो, देन वो इमोशन आपके अंदर आएंगे एंड देन उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर पाओगे। सो आई ट्रूली एग्री विद दिस। और कई बार क्या होता है, इससे आपको क्लैरिटी भी मिलती है। जो फर्स्ट स्टेप है, कई बार आप जाते हैं शोरूम में, आपने बोला यार मुझे टाटा की कोई गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, आपने बोला मेरे को टाटा हैरियर खरीदनी है, टाटा हैरियर खरीदनी है आप, लेकिन आप गए, आपको बहुत पसंद ही नहीं आई, राइट, तो जाकर पहले शॉर्टलिस्ट कर लो ना यार, क्लैरिटी ले लो। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैं विजुअलाइज कर ही नहीं पाता, मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं देख ही नहीं पाता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। सेम वे ऐसे ही हमने अपना घर मैनिफेस्ट किया था। मतलब हमें एक कोई पर्सन है हमारे घर पर विजिट किया था उन्होंने, तो वो कहीं पर घर पर देख कर आएंगे, उसका ब्रोशर हमारे घर में छोड़ गए। ठीक है, तो वो ब्रोशर हमारे पास कई दिन तक रहा, फिर अचानक से आशु ने बोला कि यार इसको ना चलो देख कर आते हैं घर। हम चेरी काउंटी का प्रोजेक्ट था, नोएडा का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो। मैं वहाँ, उसके बाद हमने उसके जो सैम्पल फ्लैट्स वगैरह देखे, और सैम्पल फ्लैट पर पैसे नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं है, और लेकिन वो फील आ गई अंदर से, मन ही आया कि यार ये सही है। ये तो सैम्पल फ्लैट तो आपको पता है कितना सुंदर बनाते हैं वो, तो आराम से वो फीलिंग में भी आने लगा, इमोशंस में भी आने लगा, और फिर अंदर से आगे कि नहीं यार लेना है तो यही लेना है। ओवर बजट है, बजट क्या मतलब बजट ही नहीं था सब। तो within 1 year we bought the same house, क्या बात, same society। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके इमोशन उससे कैसे कनेक्टेड है। जब आप अपने इमोशंस उससे कनेक्ट करते हो तब जाकर आप उसको रियलिटी में मूव होते हुए देख सकते हो। बिल्कुल। सो ये दूसरा स्टेप हो गया। ओके, थर्ड है बिलीव करना, भरोसा करना। अब देखिए, भरोसा बहुत चीजों पर भरोसा है। पहला तो है खुद पे भरोसा। अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते हो तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी? आपकी अपनी सेल्फ इमेज जो है वो बहुत नीचे है, तो कैसे आप करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप बोलते हो कि यार मेरी सैलरी भी 50,000 रुपए, मैं लाख रुपए मैं चाहता हूँ मुझे दे दे कोई, लेकिन आपको मन ही मन पता है मैं डिजर्विंग नहीं करता। आपको खुद यार मेरे को लाख देंगे कैसे यार, नहीं यार इतना तो नहीं देंगे यार मुझे कोई भी। जब तक ये माइंड में आपको वर्दीनेस जैसी फीलिंग नहीं आएगी तो आप वो नेगेटिव फीलिंग रेडिएट कर रहे हो। भरोसा, आपका भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भरोसा खुद में,
आपका भरोसा इस यूनिवर्स पर। यूनिवर्स का मतलब है उस सुप्रीम पावर पर, भगवान पर, अपने गुरुओं पर या आपके आसपास जो लोग हैं, माँ बाप है, उनके आशीर्वाद पर अगर भरोसा है तो चीजें काम करेंगी। तो आपको ये दोनों चीजों पर भरोसा होना जरूरी है, खुद पर पूरा भरोसा और पूरी कायनात पर भरोसा कि यार वो आपको मदद करने ही वाली है। ये बहुत क्रिटिकल पार्ट आ जाता है। जब उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट, जब ये तीनों पार्ट अलाइंड होते हैं उसके बाद ये जो ब्रह्मांड है ये आपको रास्ते दिखाता है। That will show you the way कि आपको चलना कहाँ है, वो अपने आप दिखाएगा। बहुत बार एक्चुअली क्या, यही तो डिबेट का टॉपिक है कि लोग बोलते हैं यार बिना एक्शन के कैसे होगा, ये ना सिर्फ सोचने से कैसे होगा। लेकिन सोचना पहला स्टेप है, लेकिन जब आप उस चीज को सोचने लगते हो तो आपको रास्ते दिखाई देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन के लिए काम नहीं करता, जो रास्ते ना ही देखते हैं ना ही उन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि बैठे रहो अपने आप हो जाएगा। अब ये पानी यहाँ पर रखा है, अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ आ गया, आपने आपके जरिए यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन मैं उठा के तो मैं ही पीऊंगा, एक्शन तो मैं ही लूंगा ना। मैं आज आपसे मिला और हम पहली बार मिल रहे हैं, लग नहीं रहा हम पहली बार मिल रहे हैं, और उसके बाद मेरे को लगता है कि बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आगे के लिए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक हम इन अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन नहीं रहेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे, वो करेज नहीं रहेंगे, चलो यार मिलकर आते हैं और बैठते हैं, बात करेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। तो वो एक्शन आपको दिखाया जाएगा कि आपको किस जगह, और वो आपको उससे, लेकिन अगर आप अपने पूरे जोन में हो ना, आपकी क्लैरिटी है, आपका बिलीफ है, आपके इमोशंस इन प्लेस है, तो आपको वो समझ में आएगा ये इशारे हैं, राइट, ये साइन है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इससे मिलना है। तो ये बहुत ज्यादा होने लगता है और बहुत विजिबल होता है। अगर आप बहुत फोर्स करके क्लोज्ड पर्सन हो तो ही होगा, आप नहीं समझ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ में। और मुझे लगता है कि जब ये चीजें अलाइंड होती हैं तो जब आप एक्शन लेते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि एक्शन अब आप ले रहे हो तो फुल फ्लैश एनर्जी के साथ में ले रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस कम होगा, या प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, बट शायद नजर नहीं आएंगे, या फिर आप ओवरकम करने की आप में ताकत आ जाएगी। करेक्ट। तो वो एक्शन बहुत प्रोफाउंड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेने हैं, सिर्फ सोचने से हो जाता है। तो यहाँ ये निकल के आया है कि वो जो चौथा स्टेप है वो एक्शन ही है एक्चुअल में जो रिजल्ट लेके आएगा। बिल्कुल सही। एंड उसके बाद फिफ्थ स्टेप इज व्हेन यू एक्चुअली रिसीव इट, राइट। आप सही वाइब्रेशन में। अब ये किस तरह से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, मुझे एक जॉब अट्रैक्ट करनी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने उस जॉब को अट्रैक्ट किया, किसी दोस्त ने आपको फोन किया या कहीं से आपको ईमेल आया कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आपने अपना सीवी फॉरवर्ड किया। अब आपका एक्शन क्या है? यहाँ पर एक और एक्शन आ गया कि आपने उसके लिए तैयारी की, आपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, अपनी बुक्स देखी या जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे इंटरव्यू होने वाला है, उसके बारे में और सीखना शुरू किया, अपनी बेस्ट ड्रेस निकाली कि मैं ये पहनूंगा उस दिन, आप प्रॉपर्ली ग्रूम्ड हो और पहुंच रहे हैं वहां पर। अब ये एक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो वहां पर इंसान बैठा होगा वो सवाल करेगा जो आपको आता है, राइट। उसका मूड बहुत अच्छा होगा और वो वहां इसी थॉट के साथ बैठा होगा, यार आज मुझे फाइनल करना है यार, कोई ना कोई तो, राइट। मतलब जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, हाँ, वहां वो काम करेगा। तो कई बार जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कई बार हम अनकंट्रोलेबल पर फोकस करते हैं, राइट। अनकंट्रोलेबल पर फोकस ही नहीं करना, आप कंट्रोल में उस पर फोकस करो, सही बात है, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे और वो कहते हैं एक सही चीज को सही फ्रीक्वेंसी पर ले जाएगा वो उस इंसान के पास, और जैसे ले जाएगा दैट्स व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द ऑफर लेटर। आप वो चीज रिसीव करोगे। अगर कोई भी 5 स्टेप समझ सकता है ना, तो उसको समझ में आएगा कि भाई कुछ भी हलवा नहीं है, राइट। आपको कॉन्शियस एफर्ट डाल के अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना पड़ता है बार बार, क्योंकि क्या होता है, हमारी लाइफ जिस तरह से चलती है, हमारी लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अस। हमारे आसपास सराउंडिंग है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोग हैं, बहुत सिचुएशंस हैं। मैं पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है मेरी जेब में पैसा नहीं, तो ये वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज, ये सब चीजें हैं। जब हम इनसे निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें बार बार कॉन्शियस एफर्ट डाल के इनसे हम निकल सकते हैं, राइट, और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से आपने ये बताया कि कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को हम इन 5 स्टेप के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इससे बहुत मदद मिली होगी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, कि कैसे अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। कई बार क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं, मतलब कई बार ये देखा गया है कि मानो कोई व्यक्ति है जिसने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए काम करना शुरू करा, 4 स्टेप को फॉलो किया, लेकिन कई बार जब उसको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने या तो गोल को बदल लेता है, कहता है जी ये तो काम नहीं कर रहा, एक काम करता हूँ कुछ और मैनिफेस्ट करना शुरू करता हूँ। तो इसमें क्या सही तरीका है कि
एक ही चीज को मैनिफेस्ट किया जाए या 2-3 चीजों को भी साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? इज दिस एनी रूल्स कुछ? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कर रहे हो, स्टार्ट विद वन, तो वहां से शुरुआत करो, क्योंकि जब तक वो ना मिले आप उसी पर टिके रहो। मतलब हाँ, वो अगेन उसमें बिलीफ होना चाहिए, पूरा का पूरा बिलीफ पूरा अगर आपके अंदर है कि यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ यार, ये तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। कई बार लोग कुछ बहुत बड़ा इमेजिन कर लेते हैं जिसपे बिलीफ नहीं होता, हाँ। तो इसलिए उसके लिए एक्शन भी नहीं ले पाते, बिलीफ ही नहीं है, वो प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट होगा पूरा। राइट, वो 5 स्टेप पूरे ही नहीं हो रहे। अभी सोचिए 6 महीने में BMW चाहिए, अभी बिलीफ तो है नहीं, पहली जॉब तो एक्शन ही नहीं लेगा। उसकी जॉब वो सिर्फ अभी फ्रेशर है और 6 महीने में उसको BMW कैसे हो जाएगा ये? तो वो बिलीफ नहीं है, इसलिए वो एक्शन ही नहीं लेगा। तो वो रियलिस्टिक एक ना वो एक्सेप्टेंस और बिलीफ, कॉन्फिडेंस होना, भगवान पे भरोसा होना और खुद पे भरोसा होना कि यार ये तो हो ही जाएगा। बहुत लोगों ने किया, मैं भी कर लूंगा। जब ऐसे थॉट होता है तो आप उस चीज को, आप उसकी जर्नी पर आप निकल पाते हैं। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज को लेना चाहिए जो अचीवेबल है, जो रियलिस्टिक है। करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वहां से बिगिन शुरुआत करो ना, वहां से शुरुआत अगर होगी उसके बाद पहुंचो यार कुछ भी अचीव करने के ऊपर। आज के टाइम में हमने ऐसे लोग देखे जो 6 महीने में उन्होंने हजारों करोड़ कमा लिए, पता नहीं क्या नहीं कर लिए। बहुत लोग ऐसे, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो आज के टाइम में यंग हैं, बहुत पोटेंशियल है, कई 100 करोड़ की कंपनी उन्होंने खोल दी। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शुरुआत वो कहते हैं ना कि आप अपना विश्वास बढ़ाओ पहले। स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। जैसे अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यार एक चीज ऐसा क्यों नहीं करते कि यार आप अट्रैक्ट करना शुरू करो ना, कि मैं एक कॉफी अट्रैक्ट करता हूँ किसी एक खास इंसान के साथ। स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, यार मुझे कोई कॉफी पे बुला ले, स्टार्ट करो। जब ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें होने लगेंगी तो आपको लगना है नहीं यार हो तो रहा है, अब ये छोटा है, मेरे को बड़ा करना है। आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट करो कि मेरे को ना यार मैं जिस मार्केट में जाता हूँ मेरे को वहां पार्किंग मिल जाए। एग्जैक्टली, मैं अभी ये बोलने वाला था। मेरे साथ जब मैंने ये बुक पढ़ी थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, सो आई ट्राइड इट कि पार्किंग, हम हमेशा क्या बोलते हैं, पार्किंग ही नहीं मिलती है, पार्किंग फुल ही होगी, तो फुल ही मिलती है, फिर वहां जाते हैं। बट जब ये ट्राई किया कि मिलेगी तो हमारा माइंड वो ढूंढता है एक्चुअली, साइंटिफिकली फिर वही ढूंढ रहा है वो, तो वो मिलती है। आई थिंक ये इस तरह से तो यहाँ से शुरुआत करो। इसके बाद, क्योंकि इसमें एक और चीज आ जाती है कि जहां आपकी एनर्जी जाएगी वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। राइट, ठीक है। तो आपको क्यों मल्टीपल चीजों पर एनर्जी डालनी है और एनर्जी का जो कहते हैं इंटेंसिटी कम करनी है, मत करो ना। पूरी एनर्जी एक ही चीज पे डाल दो। जब वो मैनिफेस्ट हो जाए, थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाए कि यार हो तो रहा है, उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू कैन मैनिफेस्ट एटलीस्ट एक वक्त पर आप कम से कम 3 मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो जो लाइफ के अलग अलग एरिया में होगी। जैसे मान लो आप अपनी जॉब में अच्छा करना चाहते हो, रिलेशनशिप भी ठीक करना चाहते हो, हेल्थ भी ठीक करना चाहते हो, तो इनको साथ में लेकर भी काम कर सकते हो। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ग्रेट। तो इसमें सक्सेस रेट की अगर हम बातचीत करें कि जैसे कि हम 3 चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने देखा है बहुत सारे लोग उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि 100% सक्सेस रेट है, क्या मैं जो भी मैनिफेस्ट करूंगा वो हो ही जाएगा। हालांकि आपने बहुत क्लियर किया अभी 5 स्टेप के बारे में, बट फिर भी इसमें जो परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी की अगर बातचीत करें, मेरे लाइक यू सेड, मेरे हिसाब से 100% प्रोबेबिलिटी है। ओके, प्रोवाइडेड यू फॉलो द राइट प्रोसेस एंड यू कैरी द राइट थॉट प्रोसेस। ओके, 100%। देयर इज नो वे कि आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रूल है। और एक रूल बुक बनी हुई है, एक सीढ़ियां बनी हुई है जिसके जरिए आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हो। अब वो सीढ़ियां आप चढ़ोगे तो ऊपर क्यों नहीं पहुंचोगे? प्रोवाइड, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, मैं अलग रूट लेने की कोशिश करूंगा, मेरे को भरोसा ही नहीं है कि मैं ऊपर जाके कर पाऊंगा, तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, तो ही है कि वो नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, मैं ये मानता हूं कि जो लोग अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो शुरुआत करते हैं उसमें 99% लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाते। उसका एक ही कारण है कि जो 1% है ना वो फॉलो कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड है। राइट, इसलिए 100% उन 1% का 100% सक्सेस रेट है। मतलब मैं आई नो hundreds of people कोई ऐसी इंसेन स्टोरी आप बताइए जो आपके नॉलेज में है कि यार इंसेन सक्सेस इन्होंने हासिल करी, कोई भी ऐसी आपके। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसमें क्या हुआ, एक लेडी 10-11 साल हो गए शादी को, कंसीव नहीं किया। ओके, ठीक है। तो हम कनेक्ट हुए और तो उन्होंने बोला कि बेबी नहीं हो पा रहा है और इलाज भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट?
और तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी उसके पीछे कि वो एक थॉट प्रोसेस था, नेगेटिविटी थी, फैमिली में भी कई बार किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बेबी नहीं हुए, फिर उनको अलग अलग ट्रीटमेंट लेने पड़े तो हुए, तो ये सब उनके माइंड में बैठा होता, तो उसको निकाला पहले। फिर मैंने उनको एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि आप क्या चाहते हो, मैंने उनसे ये भी पूछा कि बॉय, और तो थॉट था कि यार ड्रीम तो हमेशा से था ट्विंस हो जाए, अच्छा, एक लड़का एक लड़की एक ही बारी में। और अब ये मैं कही तो बहुत सही चीज़ है, और ये बहुत सही चीज़ भी है। एक ही बार में एक ही शॉट में सारा काम हो गया है ना। तो उसके मतलब ये हुआ, और मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि बचपन में ना हमेशा, आप देखोगे पहले के ज़माने में जब भी कोई लेडी कंसीव करती थी तो घर में ना एक बच्चे की फोटो लगा दो, सुंदर से, सबसे सुंदर फोटो बाजार से लेकर आओ, लगा दो। तो मैंने उनको गाइड किया कि यार आप एक ना ट्विन की फोटो लगाओ, ओके, एक बेबी और बॉय और एक ट्विन की फोटो लगाओ, और उसको देखकर आप विजुअलाइज करो कि आपने वो आप कैसा वो एक्सपीरियंस करो कि बेबी हुए, उनका टेक केयर कैसे कर रहे हो, आपका कंसीविंग प्रोसेस कैसा है, आप वो न्यूज़ फैमिली को दे रहे हो, फिर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने वो शेयर किया कि यार आपको ट्विन्स हैं, ये है, ये सब विजुअलाइज करना शुरू करो। करीब 1.5 साल में, इट टुक 1.5 ईयर टू कंसीव किया मैंने। क्या बात है। लेकिन अमेजिंग, उन्होंने बिलीव किया, एक्शन किया और सारी चीजों को फॉलो किया। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ एग्जांपल आपने कहीं ना कहीं शेयर किया है कि ये वर्क करता है। अभी मैं एक रील देख रहा था, कल ही की बात है, तो एक कोई मॉन्क हैं, उन्होंने अपने किसी पॉडकास्ट में या रील में उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इज जस्ट एन इल्यूजन, और एक्चुअली में लॉ ऑफ कर्मा इज है जो काम करता है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत बोल रहे हैं, ये नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इल्यूजन नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपको हम सबको ये समझना पड़ेगा कि यार अगर मैं किसी चीज का एक्शन नहीं ले रहा हूँ उस डायरेक्शन में, राइट, तो मैं, क्योंकि एक्शन 2 तरह के होते हैं, पहला एक्शन है कि मेहनत करना, हार्डवर्क करना, दूसरा पॉइंट आता है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है नोएडा की तरफ, मैं चला जाता हूँ उल्टा रोहिणी की तरफ, एक्शन तो मैंने लिया, मैं उठा, गाड़ी उठाई, सब कुछ किया, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं था, मैं वहां पहुंचूंगा ही नहीं। तो लॉ ऑफ कर्मा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने 5 स्टेप की भी बात की, वहां स्टेप में वही था, 4th स्टेप तो वही है, वो मिस ही नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझते हो तो लॉ ऑफ कर्मा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले आपका माइंडसेट है। सही बात है। आप देखो कितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने डिसीजन लिए, राइट, बाद में एक एक्शन लिए ना, पहले वो बैठे होंगे, सोचा होगा कि यार मुझे ये करना है। जितने बड़े बड़े इनोवेशन हुए, बहुत ज्यादातर 99% इनोवेशन वो हुए हैं जो उन्होंने डिसाइड किए कि मुझे ये बनाना है। 1% इनोवेशन ऐसे हुए हैं कि यार हो गए, पता नहीं कैसे हो गए यार, ये निकल कर आ गया है ना। तो इसीलिए हम वही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो पहले माइंडसेट में कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना कि चीजें 2 बार होती हैं, पहले माइंड में, उसके बाद रियलिटी में। ठीक है, तो ये इसलिए लॉ ऑफ कर्मा समझना इंपॉर्टेंट है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, ओके। सो इसके अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने बात करी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो होता है, जो लोग जिंदगी के अंदर कुछ बीमारियां हो जाती हैं, डिसीज़ हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, क्या उन्होंने इसको मैनिफेस्ट किया होता है? उन्होंने तो शायद मैनिफेस्ट नहीं किया होगा कि ये मेरे साथ में हो जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने नेगेटिविटी या ये बड़ी बड़ी बीमारियां अट्रैक्ट नहीं की हैं, बट एक्चुअली की होती है। जिन भी लोगों को कैंसर होता है, ये बोला जाता है कि उनके अंदर 2 ट्रेट्स पाए जाते हैं, ईदर एंगर इश्यूज, उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ होता है, बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको कैंसर हो सकता है। दूसरा, पुराने कुछ थॉट प्रोसेस है, पुराने रिग्रेट्स, पुराने किसी का गुस्सा, किसी को माफ नहीं किया, कुछ अंदर लेकर चल रहे हैं, बहुत अंदर लेके बैठे हुए हैं, सप्रेस कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली, उसको फेस नहीं करना चाह रहे, निकालना नहीं चाह रहे, अंदर ही अंदर लेके, तो वो सब चीजें कैंसर में मूव होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यार इसका कोई साइंटिफिक रीजन है। बेसिकली जब आप एंगर को सप्रेस कर रहे हो, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हिमांशु जी हमारे NLP कोच हैं, तो आप दोनों से ही मैं पूछ रहा हूँ ये कि क्या ब्रेन करता है ऐसा कि ये डिजीजेस
बन जाते हैं? देखिए मैं तो वो एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे क्योंकि और भी एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, बट मेरे हिसाब से क्या होता है, देखिए लाइफ में ना, अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे आज के टाइम में अगर मैं कुछ भी ज़्यादा सोच रहा हूँ या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, तो वो धीरे 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 स्ट्रेस, डिप्रेशन का शेप ले लेता है। Right. और आज के टाइम में डिप्रेशन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जा गया है कि बहुत बड़ा इशू है ये लोगों के साथ, और लोग आज के टाइम में डिप्रेशन से लड़ भी नहीं पा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि डिप्रेशन का जड़ क्या थी, एक छोटी सी बात का स्ट्रेस, चाहे वो जॉब का हो चाहे रिलेशनशिप का हो। तो सोचिए कि उस डिप्रेशन की वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, स्ट्रेस की वजह से वो अब उसकी स्लीप साइकिल खराब हो गई। तो आप ये समझिए कि सिर्फ एक सोच की वजह से इतना कुछ हो रहा है, और फिर लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं दवाइयों से, जबकि वो सोच से हुआ है और सोच से ही ठीक होगा, बट दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि वो दवा मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन आपको ना उसको क्विक रिलीफ दे देती है, जिससे आपको उसको मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो एक एक्शन का ही पार्ट है, उससे भी आपको करना चाहिए, लेकिन आपको एट द सेम टाइम along with that माइंड पे भी, माइंड पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। बाकी तो आप बताइए सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरा तो यही मानना है एनएलपी के अकॉर्डिंग कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे थॉट को कंट्रोल करता है। सपोज करिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे एक गार्बेज का एरिया पड़ा है, वहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम हैंकी निकालेंगे और तुरंत मुंह पे रख लेंगे। क्यों? क्योंकि स्मेल है। स्मेल से क्या होगा, स्मेल अगर अच्छी नहीं है, मानो हम स्टूडियो में बैठे हैं, अब स्टूडियो में ना बैठकर ये हम पॉडकास्ट करें रोड के फुटपाथ पे बैठ के, तो एनवायरनमेंट इज नॉट ओके। तो वहां पर जो अभी थॉट निकल कर आ रहा है, ये थॉट वहां पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर साइकोलॉजी। और जो हमारा थॉट है, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट हमारे थॉट को कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल ये है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारे ब्रेन का तो कनेक्शन हो गया एनवायरनमेंट से, लेकिन हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? हमारी बॉडी का जो एक्चुअली, जब मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दी 60 ट्रिलियन सेल्स विच इज इन आवर बॉडी। तो हमारे सेल्स का जो एक्चुअली एनवायरनमेंट है वो हमारे थॉट्स ही हैं, राइट? तो व्हेन योर थॉट इज टॉक्सिक, when your thought is negative, when your thought is not good, तो actually वो आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है। और वो आपकी जब सेल्स को डैमेज करता है तो होता क्या है, जैसे कि स्लीप साइकिल में आपने बोला चेंज आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों हमारी इम्यूनिटी सरप्रेस्ड होती है, जो हमारे थॉट नेगेटिव होते हैं। एक्चुअली मैं साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, बहुत ही साइंटिफिक रीज़न, कि हमारे सोने के दौरान में स्लीप क्यों करते हैं, ह्यूमन इंसान सोता क्यों है, इसके ऊपर 10-15 थ्योरी हैं। अभी हालांकि कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि एक्चुअली में सोता क्यों है इंसान, ठीक है, बट हम 1/3 अपना जीवन सोते हुए बिताते हैं। तो सोना जरूरी तो है, ये बात तो क्लियर हो गई। उसमें से एक थ्योरी के अंदर एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम सोते हैं तो हम सोने के दौरान में हमारे ब्रेन में एक हार्मोन क्रिएट होता है जिसका नाम है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस एक हार्मोन है जो इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी है। मतलब उसका काम है सी एंड किल, कोई भी वायरस को देखो उसको मार दो। ये सिर्फ जनरेट होता है हमारी बॉडी में जब आप सोते हैं। अब अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो ये बनना बंद हो गया। अब जब ये बनना बंद हो गया तो होगा क्या, आपकी बॉडी में कोई भी वायरस जब एंटर होगा या कोई भी वीक ऑर्गन है, राइट, वहां से फिर आपके सारे हेल्थ इश्यूज होना शुरू होंगे, गट में प्रॉब्लम होना शुरू होगी, फिर वो गट की प्रॉब्लम आपकी और किसी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्चुअली में जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं यही है कि हमारा जो थॉट है, राइट। तो नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली में उन्होंने सोचा है, तभी वो कहीं ना कहीं काम किया है, और वो फिर हेल्थ के सारे पैरामीटर्स पर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता ही करता है, राइट। तो ये साइंटिफिक राइट। तो बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से बताया, तो बहुत डीप चीज़ें हैं इनकी, राइट। तो अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, कई लोग पूछते भी हैं इसमें कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, राइट। मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ऐसे सवालों का भी, देखिए ऐसे सवालों का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। क्योंकि अगर कोई इंसान या एट द एज ऑफ 30 आपको ये सवाल भेजे तो आपको लगेगा यार बड़ा फिजिबिलिटी नहीं आती है उसमें, राइट। लेकिन अगर कोई मुझे एक 20 साल का बच्चा मुझे पूछे तो मैं उसको बोलूँगा हाँ, राइट, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है आपको बताऊँ, मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले, और वहाँ पर मैंने 3 या 4 सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, पीपल
टिल द एज, मतलब 20 साल का भी थे उसमें, 21-22 साल के थे और एक 24 साल का बच्चा था जिसने शेयर किया कि उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी हाइट को इंक्रीज किया। ओके, तो ये मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है विद पीपल, तो बहुत अच्छी वीडियो थी वो। तो उसमें एक्चुअली क्या है ना, देखो आपके YouTube पे पड़ी है? YouTube पर है वो। ठीक है। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मेरे को कंसिस्टेंटली क्या बोला कि ये इन्होंने ना बेसिक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स थी वो सारी की, जिसमें विजुअलाइजेशन उन्होंने बहुत अच्छे से किया, अफर्मेशन राइटिंग उन्होंने कंसिस्टेंटली की। इसके साथ साथ मतलब आई थिंक वन थिंग विच वाज कॉमन इन ऑल वाज दे बिकेम अ फिटनेस फ्रीक। ओके, बहुत हेल्थ का ध्यान रखा उन्होंने। ठीक है, एक ने मेरे को बताया कि उसने ताड़ासन पर ज्यादा, ताड़ासन उन्होंने किया, 2-3 आसन होते हैं जिसको आप अगर करते हो तो वो आपको हाइट ग्रो करने में बेसिकली आपका पोस्चर करेक्शन कर देते हैं वो पूरा। तो आपकी बोन की प्लेसमेंट, पोस्चर करेक्शन की वजह से आपकी 2-3 इंच हाइट ऐसे ही बढ़ जाती है। ओके, तो ये किसी को सीखना हो तो कहाँ से सीख सकते ये हैं? योग में आप गूगल करेंगे तो आपको वहां से बनाया गया। ताड़ासन होता है, एक सेतुबंध आसन होता है, एक पद्मासन था, नहीं पद्मासन नहीं था, एक और आसन होता है। ये 2-3 आसन है, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो कि हाइट इंक्रीज करने के लिए कौन से योग करने चाहिए। 3-4 योग हैं, आप उनको कंसिस्टेंटली प्लेस कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर प्लेसिंग दोस, जब आप उनको कर रहे हो, उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंटली ये बिलीव करना होगा कि मेरी हाइट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। इनमें से कुछ तो ऐसे जिन्होंने मेरे को कहा कि मैंने 3 महीने में ही उनको फर्क नजर आ गया था, सिर्फ 3 महीने में, कि वो आधा इंच उनको लगा कि यार ये तो कभी नहीं हुआ, मतलब मैं तो रुका हुआ हूँ, पिछले 4 साल से रुका हुआ हूँ या 5 साल से मैं रुका हुआ हूँ। 3 महीने में मेरे को डिफरेंस समझ में आना शुरू हुआ। तो लोगों ने 2-2.5 इंच, 3 इंच अभी कुछ संभव है हमारा? आप हैंडसम हो यार, सुंदर इंसान यार, क्या ही जरूरत है। काश पहले पता लग गया होता तो आधी 1 इंच हम भी बढ़ा लेते। अच्छा, तो इसके अंदर बिगनर्स के लिए, जैसे आपने बताया कुछ अभी टेक्निक्स बताई, तो बिगनर्स के लिए इस समय पर कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे वो शुरुआत कर सकते हैं, या मोस्ट इफेक्टिव 2-3 कोई टेक्निक्स अगर आप व्यूअर्स को बताओ? देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू कर रहे हो तो बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत सिंपल तरीके से जाओ। ओके, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके, देखिए, ग्रैटिट्यूड की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि बोला जाता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग एनर्जी है, तो ठीक है, वो सब चीजें होती है। सबसे हाई जो फ्रीक्वेंसी है उस पर है ग्रैटिट्यूड। तो शुक्र करना, थैंक यू महसूस करना, आभार व्यक्त करना, थैंकफुल महसूस करना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी यार बहुत खूबसूरत है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। एक्चुअली ना, ग्रैटिट्यूड होना ये एक आर्ट है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ये देख ही नहीं पाते कि मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकता हूँ। राइट, वो नेगेटिव हैं, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो नहीं समझ पाते कि हमारी बॉडी के ऑर्गन काउंट कर लो, उसका कॉस्ट चेक करो। राइट, आप करोड़ों रुपए के तो आप सीधा इंसान हो, तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तो आप लेकर घूम रहे हो यार। राइट, ये बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं है, किडनी नहीं है, उनको देखो हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट मिल जाए, लेकिन आपके पास वो सब कुछ है, फिर भी आप ये सोचते हो कि आप गरीब हो। तो ये सोच आपको, तो ये आपको ढूंढना पड़ता है। मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो तो आप कंप्लेनिंग मोड में हो, दैट मींस सिंपल। ग्रेटिट्यूड का ऑपोजिट कंप्लेनिंग, यू आर इन कंप्लेनिंग मोड। एंड देन आप कंप्लेनिंग मोड में तो आप नेगेटिव सिचुएशंस और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, कभी पॉजिटिविटी आएगी नहीं, क्योंकि जैसी एनर्जी वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। इसमें एक चीज और है, जब ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे, जिन पे कम है उसको देखेंगे, तो फिर हम एम्बिशियस कैसे बनेंगे, मतलब अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कहीं। ये मुझसे लोग बाकायदा पूछते हैं कि अगर हम ग्रेटिट्यूड रहेंगे या थैंकफुल रहेंगे, जो है बस उसी में खुश रहो, तो इस पे क्या? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो है उसमें खुश रहो। राइट, ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया मैं उसका दिल से धन्यवाद करता, लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और रिसीव करने के लिए तैयार हूँ कि मुझे बहुत कुछ चाहिए इतना, और भगवान ने अगर मुझे इतना दिया है, राइट, तो मुझे भगवान और देगा। ये विश्वास होना जरूरी नहीं है कि हम ग्रैटिट्यूड उन्हीं चीजों के लिए करें जो एक्चुअली में भी हमारे पास में है। हम ग्रेटिट्यूड भविष्य में जो चीजें मिल सकती हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए से भी तो कर सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड करिए कि आई एम थैंकफुल, थैंक यू गॉड कि मैं आज 1 करोड़ में महीना कमा रहा हूँ, थैंक यू गॉड मेरे पास गोल्डन बटन है, थैंक यू गॉड। जो आप चाहते हैं उनके लिए भी तो उसके लिए भी हम एडवांस में थैंक यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसका इजीएस्ट वे जो मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प गाइड करता हूँ कि यार आप क्या करो ना, कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो। रात को सोने से पहले पूरे दिन में 5 जो खूबसूरत चीजें आपके साथ हुई उनको लिखो, बस। राइट, स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिस। इससे क्या होगा ना, मतलब लिखना है।
ठीक है, 5 चीजों को लिखे कि आज दिन में मैंने बहुत बढ़िया छोले भटूरे खाए, राइट, मुझे पसंद है इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिला, किसी दोस्त का फोन आ गया, आज ऑफिस में मेरे बॉस ने पहली बार सालों बाद तारीफ की, कुछ भी जो भी अच्छी चीज आपके साथ पूरे दिन में हुई, मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, पापा ने कुछ पैसे मुझे दे दिए, यहाँ से मेरे को सपोर्ट मिला, मैंने सेल्स कर दी, मुझे ऑर्डर, कुछ भी 5 चीजें आप लिखो और वो लिख कर आप सो। वो क्या, आपने एक सवाल पूछा था कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे अप करें। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान ये 10 दिन कर ले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, उसकी वाइब्रेशन का लेवल बहुत अलग हो जाएगा। वो लोग, उसके आसपास वाले लोग बोल देंगे कि भाई तुझे हो क्या गया। एक्चुअली में हम खुद NLP के अंदर एक ग्रेटिट्यूड करवाते हैं और मेरी खुद की एक ग्रेटिट्यूड जनरल भी है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। और वो पूरी जनरल जो है लगभग लाइक 60 दिन की है और उसको हर दिन उसको उसमें लिखना होता है, राइट। तो वो ग्रेटिट्यूड जनरल बहुत ही हेल्प करती है अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदलने में। मेरे पास तो खुद ऐसे उदाहरण है जो बोलते हैं 5 दिन के अंदर रिलेशन सही हो रहे हैं, मेडिसिन बंद हो रही। 15 साल से करेक्ट लेडी मेडिसिन ले रही थी और बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा दिया, और 10 डेज के अंदर मेडिसिन बंद। सिर्फ जो आपने बिल्कुल सही कहा, ग्रेटिट्यूड जनरल। तो ग्रेटिट्यूड इज लाइक सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी होती है और उससे बड़ा लाइक अपनी फ्रीक्वेंसीज को आप बदल सकते हैं, राइट। मतलब पहली टेक्निक जो अभी बात हुई, दैट इज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड दैट टू बाय राइटिंग। तो इसमें राइटिंग का क्या रोल है? और देखिए, राइटिंग मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप ये समझिए कि बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं, आजकल लोगों को लिखने की आदत नहीं है। हाँ, वो ऑडियो सुनना चाहते हैं सब, तो कौन लिखे? मैं करता हूँ, आज भी लिखता हूँ मैं। तो एक्चुअली देखिए ना, बचपन में जब हम छोटे थे तो क्या होता था, हमेशा हमें सिखाया गया कि यार लिख के पढ़ो, राइट। जब आप लिख के पढ़ते हो तो उसकी इमेजेस आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होती है, राइट। तो आप उसको बहुत आसानी से विजुअलाइज भी कर पाते हो। एक जब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की बात आती है तो हमेशा एक चीज बोली जाती है कि आप ना जहां पर पढ़ते हो उसका जो पूरा एनवायरनमेंट को ना आप एक उसकी इमेज क्रिएट कर लो। आप कैसे लिख रहे हो, कौन से कलर से पेन से लिख रहे हो, ठीक है, उसको देखकर आपको कैसे लग रहा है कि आपने कहां पर एग्जाम्पल का आपने कट किया, कहां नहीं किया। जब आप इसको पूरा विजुअलाइज कर लेते हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप जब उसको सोचते हो तो एग्जैक्ट आंसर आप लिख पाते हो, राइट। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो बहुत सारे लोग एग्जाम क्रैक करने के लिए करते हैं। बहुत लंबी टेक्निक है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जब आप लिखते हो तो वो प्रोग्राम होना बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अदर देन इसके अलावा जैसे ग्रैटिट्यूड बोलते हैं लोग, सोच के भी कर सकते हो, बट वो इफेक्टिव ज्यादा इफेक्टिव। ये रहेगा, लिखेंगे तो बहुत ठीक है। और कोई टेक्निक इसके अलावा जो बहुत पावरफुल टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके। विजुअलाइजेशन टेक्निक में क्या है कि अगर आप जो भी चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको ऐसे वक्त पर करते हो जब हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो आप चीजों को बाय डिफॉल्ट बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और वो 2 वक्त होते हैं। जैसे जब आप सुबह सोकर उठते हो, आप सुबह सोकर उठे हो, बेड से नहीं उठे हो, बट आंख खुल गई, आपको पता है आपको उठना है, आप एग्जैक्टली वो विजुअलाइज करो जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी लाइफ में वो सोचना शुरू करो। और रात को ठीक सोने से पहले जब आप बेड में जा चुके हो, लाइट बंद हो चुकी है और आपको नींद आने ही वाली है और आप शायद सोचते सोचते सो जाओगे इन द अल्फा स्टेट। ये दोनों टाइम अल्फा स्टेट में होते हैं आप, है ना। यानी कि मैं इसको बोलता हूँ कि सबकॉन्शियस की विंडो खुली हुई है, आप जो भी दोगे वो उसको फटाफट से ले लेगा उसको। लेकिन उस समय पे लोग क्या कर रहे हैं? उस समय पर लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट। मतलब सोने से पहले स्क्रॉल हो रहा है, उठते ही सबसे पहले स्क्रॉल हो रहा है, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उनको ये पता भी नहीं है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर वो कर रहे हैं कि यार मेरे को बीमारी लग रही है, मेरे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मेरे रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उस समय पर आपका अल्फा स्टेट एक्टिव है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर कहीं ना कहीं हो रहा है। जय शेट्टी का मैंने एक वीडियो देखा, वो स्टेज पर बोल रहे थे कि आप इमेजिन करो कि आप सो रहे हो, सुबह हो चुकी है, अचानक से आपके कमरे में 100 लोग एंटर कर रहे हैं, राइट। तो कैसा महसूस होगा? कह रहे तो घबरा जाओगे। तो कहते वही कर रहे हैं फोन करके। जब आप फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं तो 100 रील तो आप 10 मिनट में देख लेते हो। सही बात है। झट से तो वो सारी चीजें आपके माइंड में जा रही हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आप सिर्फ 7 डेज के लिए ये छोड़ के देखो कि उठने के अगले 1 घंटे में मैं फोन टच नहीं करूंगा, और सोने से 1 घंटा पहले मैं टच नहीं करूंगा। यू विल सी
योर लाइफ चेंजिंग कंप्लीटली। आई एम डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। मैं सुबह उठ के 1 घंटे अपना फोन टच नहीं करता हूँ, मतलब लिटरली टच नहीं करता हूँ। बस ये देखता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं है। 1 घंटा अपने लिए, जिम, वॉक करना, नथिंग एल्स। तो वो टाइम मिल जाता है और लगता है दिन भी बहुत बड़ा हो गया है। सो इट रियली वर्क्स। बहुत सही। तो आई थिंक ये जो चीज़ है, अगर कोई समझ जाए कि मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूँ, क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट। सो ये दूसरा हो गया विजुअलाइजेशन। अच्छा, मैंने कुछ सुनी है और भी कुछ नेम्स सुने हैं टेक्निक्स के, जैसे कि 369 टेक्निक है, 369 777 है, हाँ 369 777 555 बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ओके, तो इसमें कोई एक दो अगर आप बताना चाहें। 369 बहुत अमेजिंग टेक्निक है। मतलब ये उन टेक्निक्स में से एक है जिसके लिए मेरे पास सबसे ज्यादा टेस्टिमनी है। ओके, सबसे ज्यादा। मतलब मेरे पास हमने वीडियो बनाया था, मिलियंस ऑफ, कई मिलियन, 2-3-4 मिलियन व्यूज है उस पे। ओके, और उसके कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया। ओके, और उसी में हजारों कमेंट होंगे जो ये बोलेंगे मैंने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट की। इसमें क्या है, 369 बेसिकली इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बेसिकली इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो 369 नंबर है, ये न्यूमरोलॉजी में और ये न्यूरोसाइंस में, बाकी चीज़ों में भी ना, इनको बड़ा एक अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है 369 नंबर को। ओके, और जब कोई भी चीज़ इनकी फ्रीक्वेंसी पर की जाती है तो उसके मैनिफेस्टेशन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। ओके, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत इजीली मूव हो जाती है, क्योंकि सारा फ्रीक्वेंसी का खेल है, आप एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ही मूव कर रहे हो। और इसको निकोला टेस्ला हर बार अपने एक्सपेरिमेंट में, जब अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई रिसर्च करते थे, तो इन तीनों नंबर को कंसीडर करके करते थे। ओके, तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें अफर्मेशन राइटिंग ही होता है। आप अफर्मेशन राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, आपने एक अफर्मेशन फॉर्म की, जैसे थैंक यू गॉड, मुझे 50 लाख रुपए ईयरली जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई अफर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म कर ली। इसको आप सुबह 3 बार लिख रहे हो, दोपहर में 6 बार लिख रहे हो, रात को सोने से पहले 9 बार लिख रहे हो। 9 बार लिख रहे हो। और ये आप एक्सरसाइज मिनिमम 45 डेज करते हो। ओके, तो आपकी कोई सेपरेट डायरी बनानी है अलग? ना कहीं भी ओके, बिल्कुल कुछ अलग करने की जरूरत है। अल्फा स्टेट के अंदर या कभी भी देखो, अल्फा स्टेट में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप जब लिखते हो तो उसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है। तो सबकॉन्शियस से आप निकल चुके होते हैं पहले से। तो सुबह का मतलब सुबह आप उठे 5 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक सुबह ही होती है। दोपहर का मतलब 12 बजे से 4-5 बजे तक दोपहर ही है। रात मतलब 6 बजे के बाद रात के 12-1 बजे तक आप कभी करो, और रात ही है। जर्नल टाइमिंग, कोई ऐसा नहीं है कि इसी वक्त करना है या सेम वक्त पर ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आप किसी भी वक्त, लेकिन आप खुद सोचो ना, एक इंसान एक अफर्मेशन सुबह 3 बार, 6 बार, फिर 9 बार, तो सोचो आप वो एक तरह से उसी में है, वो सही बात है, उसकी एनर्जी कैसे नहीं बदलेगी। तो बहुत पावरफुल हो जाता है। मतलब आपका पूरा दिन ऐसे जरा जाने लगता है। एक्शन भी उस डायरेक्शन में ही होंगे ऑब्वियसली। आपको वैसे लोग मिलेंगे, आपको सिचुएशन वैसी क्रिएट होने लगेगी, आपको किस रास्ते पर चलना है वो आपको बहुत, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, आप वक्त निकाल रहे हो बीच में 5 मिनट का कि मेरे को अफर्मेशन राइटिंग करनी है अलग जाकर कहीं पर, तो आप ना 24 घंटे उसी जोन में हो। तो आपकी एनर्जी डाउन कभी होती नहीं है, आप नेगेटिव फिर होते ही नहीं हो, आपकी एनर्जी कंसिस्टेंटली बदलती रहती है। 45 डेज में आप एक ऐसे इंसान बन चुके होते हैं जो बोलता है कि यार कितना भी शोर आ जाए मेरे को सुनाई नहीं देगा। ये करके आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और अचीव किया? मैंने तो यार सही बताऊं तो मैंने तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। कोई भी चीज कुछ जो आपने, मैंने इसके लिए ये 369 स्पेसिफिकली करके मैंने एक चीज मैनिफेस्ट की थी। वो है आई थिंक हमें डैड के लिए एक रेडियो लेना था। ओके, याद है? तो उसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरे पास एक ड्रीम डायरी है। ओके, उस ड्रीम डायरी में एक तो मेरा विजन बोर्ड है, मेरे पास एक ड्रीम डायरी है। ड्रीम डायरी में मैंने वो सारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं जो मैं लाइफ में चाहता हूँ उसको अचीव करना। ठीक है, तो मैं उसको कंसिस्टेंटली लिखता रहता हूँ। तो उसमें अभी करीब 80-90 ड्रीम है जो उसमें है, जिसमें से अराउंड 82 टिक है कि ये हो चुका है। तो बहुत दिन से क्या था कि मैं डैड को FM वगैरह सुनना पसंद था, तो ना एक बहुत अच्छा सा ना, FM महंगा थोड़ी आता है, तो इट इज नॉट कनेक्टेड विद मनी, राइट। तो मैंने एक बहुत अच्छा सा, एक क्लासिक सा सोच रहा था कि यार कुछ तो अच्छा सा मिल जाए जो मैं ले लूँ ना ही वो। और ये एक बार नहीं बहुत टाइम से चलता आ रहा था क्या लेना है, मिल नहीं रहा है।
मैंने उसको अपनी ड्रीम डायरी में लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको आई थिंक कुछ दिन अफर्मेशन राइटिंग की। क्रोमा में गया, क्रोमा स्टोर गया टाटा वाले में, एग्जैक्टली उन्होंने एक वुड फिनिशिंग में बहुत क्यूट सा, जैसे बिल्कुल पुराना एंटीक हो, उसमें एक एफएम लॉन्च किया, जैसे कारवा टाइप चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और वो कारवा से भी बहुत सुंदर था। ओके, मतलब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ओल्ड टाइम्स का है। वो उन्होंने लॉन्च किया, 3,500 रुपए का था। तो मेरे को उस वक्त मेरे को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट मनी। जो सपने तो सपने ही है ना। हाँ, सही बात है। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि सपने देखो, मैनिफेस्ट करो, तो हम सबसे पहले महंगी चीजों के बारे में सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि नहीं यार, मुझे ये सब चीज मैनिफेस्ट करनी है, मेरे को ये चीज सारी चीज अचीव करनी है, तो पैसा तो ठीक है कि अब मेरे पे 2,000 नहीं होंगे क्या। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आपको मेरे किसी दोस्त को आईफोन खरीदना है, राइट, 1.5 लाख का आएगा, तो क्या उसका 1.5 लाख नहीं होंगे? होंगे। प्रायोरिटी की वजह से वो नहीं ले पाते। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को भी पूरा कर पाओ, लाइफ में बाकी चीजों की सिक्योरिटी को भी क्रिएट कर पाओ, उसके बाद भी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओ और खुशी खुशी वो सारी चीज ले पाओ। तो ये मैंने इसको मैनिफेस्ट किया था। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार। यहाँ पर हम पूरे पॉडकास्ट में 3 शब्द बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला शब्द है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा शब्द है मैनिफेस्टेशन और तीसरा शब्द है अफर्मेशन। तो ये जो बिगनर, जो हमारा ऑडियंस है बिगनर, इन तीनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करें? कई बार ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन क्या है, अफर्मेशन क्या है, इन तीनों मतलब क्या है ये भाई मतलब तो कैसे इसको बिगनर जो हमारे हैं, जो देख रहे हैं, कैसे इसको मतलब समझ सकते हैं कि इन तीनों को कैसे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ जरिया है, माध्यम है अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन कैसे इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या अंतर है तीनों में? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी थॉट्स के जरिए चीजें अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। वो सिस्टम है, एक देयर इज अ सिस्टम, जो ब्रॉडर लेवल पर सिस्टम है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है वो डिजायर, वो सपने जो मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं, वो मैनिफेस्टेशन है। अफर्मेशन वो व्हीकल है, वो तरीके हैं जिसके थ्रू मैं उनको लाऊंगा अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम है जिसके थ्रू मुझे नोएडा पहुंचना है, वो एक प्रॉपर सिस्टम है। अब दूसरी चीज आती है कि मेरी डिजायर क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है। राइट। अब वो मैनिफेस्टेशन है कि मेरे को किस, मतलब वहां पहुंचते क्या एक्सपीरियंस करना है। राइट। थर्ड आ गया अफर्मेशन राइटिंग, वो तरीका है, वो कैब है, वो गाड़ी है, अब वो भरोसा है कि मैं अगर मैं वो व्हीकल लूंगा तो वहां तक पहुंच जाऊंगा, वो अफर्मेशन राइटिंग है। जो अगर बात करें, ये टेक्निक आप कह सकते हैं कि वो टेक्निक उन मैनिफेस्टेशन को करते हुए आप अपने चीजों तक कैसे पहुंचोगे, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कैसे करोगे, तो वो टेक्निक है अफर्मेशन राइटिंग। आई होप सब लोग समझ गए और कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। दूसरी चीज, जैसे अफर्मेशन राइटिंग है, ये वन ऑफ द टेक्निक है। अफर्मेशन राइटिंग में भी मल्टीपल चीजें हैं। अफर्मेशन राइटिंग में किस तरीके से की जाती है, 369 एक टेक्निक है उसकी। राइट। एक टेक्निक आती है, अगर आप एक वक्त पर मल्टीपल अफर्मेशन करना चाहते हो, एक से ज्यादा चीजें, जैसे 369 में मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ एक चीज अट्रैक्ट करो। 369 में आपने एक चीज अट्रैक्ट की, अगर मल्टीपल करने, हेल्थ, वेलनेस, बहुत सारी चीजों पे काम करना है आपको, तो आपको करनी चाहिए 10x3। ओके, 10x3 अफर्मेशन आपको 10x3। ओके। आप 3 डिजायर्स लो, उनको हर रोज सुबह, सिर्फ सुबह 10 बार लिखो। ओके। 10 बार लिखा, इसको आप कम से कम 30 दिन करते हो। ओके। तो ये 10x3 हो गई। तो ये अफर्मेशन इसमें लिखने में भी कोई तरीका है? क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, तो इसमें भी कई करेक्शंस होते हैं। हाँ, तो इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, किस तरह से लिखना है? अगर इस पे कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कहीं पर यही करते हैं कि जब आप उसको फ्यूचर टेंस में लिखते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, तो चाहते तो आप प्रधानमंत्री बनना है। और जब आप फ्यूचर टेंस में लिख रहे हो तो वो फ्यूचर में ही रह जाता है। राइट। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक और चीज बोलते हैं कि you don't get what you want, you get what you are। तो आप जो भी चाहते हैं आपको होना पड़ेगा अभी, वो थॉट आपको अभी रखने पड़ेंगे। अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं, आपको महसूस करना पड़ेगा कि मैं अभी नीचे जाऊंगा, अपनी नई गाड़ी का दरवाजा खोलूंगा और उसमें ऐसी स्मेल आएगी, वो
तो वो चीज आपको ऐसे बेनिफिट करनी होती है कि जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। राइट। तो जैसे अब हम अफर्मेशन लिख रहे हैं कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को ये जॉब मिल रही है, मैं ये बोलूंगा ये जॉब मुझे मिल चुकी है। इसमें आप ग्रैटिट्यूड ऐड कर दोगे, थैंक यू ऐड कर दोगे, जिसको भी आप थैंक यू बोलना चाहते हो, अपनी इंफॉर्मेशन फॉर्म करोगे, और एंड में फीलिंग कि मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। एक और चीज इसमें समझने की ये है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश में ही करना है क्या या हिंदी में ही करना है क्या। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, उस लैंग्वेज में करिएगा जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हो, क्योंकि फीलिंग्स है, इमोशंस का गेम है सारा का सारा। बहुत शानदार। इसमें अब जैसे पॉलिटिक्स की बात आई यहाँ पर, तो अब मानिए एक चीज़ है, ठीक है, पीएम की पोस्ट एक चीज़ है, एक ही पोस्ट है, हाँ। और उसको मैनिफेस्ट करने वाले, अफर्म करने वाले और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने वाले सभी हैं, ठीक है, हाँ, बहुत मतलब उसमें सभी लोग कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कि एक पीएम का भी इलेक्शन भी चल रहा है, तो सभी लोग उसको कर रहे हैं जी, हम जीतेंगे, 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 एवरीवन इज फाइटिंग एंड टेकिंग सब कुछ, लेकिन किसी एक के लिए ही काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये तो क्लियर ही है। बिल्कुल सही। तो 99% लोगों के लिए काम नहीं करने वाला। तो क्या है, किसके लिए वो काम करेगा? हालांकि आपने बताया कि 5 स्टेप वो हैं, बट आई थिंक अगर ऊपर से देखें तो सभी लोग उसको कर रहे हैं, सभी लोग रैली भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, प्रोग्राम भी ले रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, गठबंधन भी बना रहे हैं, सब कुछ, एवरीबॉडी इज लाइक अपने लेवल पर सब कर रहा है। तो क्या है, मतलब क्या इसमें कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है या कोई वीक मैनिफेस्टेशन होता है? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन जिसकी होगी वही अचीव? देखिए इसमें ना स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट तो नहीं है, देखो हर चीज में आपको स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली होना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा समझना ये है कि यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगला पीएम कौन बनेगा। देखो मैं बता दूं उसमें कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच तो नहीं हूँ, लेकिन जिसमें बिलीफ ज्यादा है वही बनेगा। देख लेना आप, जिसमें बिलीफ ज्यादा है, जो मैनिफेस्ट भले ही कर रहा है बट उनमें बिलीफ ही नहीं है, इसीलिए शायद डिसाइड भी नहीं किया है कि कौन है। अब आप ये समझिए ना कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, आप वो कैंडिडेट उसकी इंटेंट क्या है, राइट, ठीक है, उसके एजेंडाज क्या हैं, सही बात है, वो फ्रीक्वेंसीज उसकी खुद की फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, क्योंकि जो उसके अंदर होगी आज के टाइम में, मतलब वैसे इसको पॉलिटिकल हम पॉडकास्ट नहीं बना रहे हैं, बट अगर हम बात करें कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कुछ नहीं है, बीजेपी में एक ही नाम है, मोदी जी, और कुछ है ही नहीं। तो उस इंसान की जो वाइब्रेशन है, बट उनकी अकेले की वाइब्रेशंस, मतलब उससे जो वो प्राइम है, वो प्राइम सोर्स है, लेकिन उसके जो कोर टीम है उसकी वाइब्रेशन है, और उनके एजेंडा जिस तरह से वो सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें सेटल्ड लग रहा है। अब ये नहीं पता कि कौन जीतेगा या मैंने किसको वोट किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पार्टी है जो सेटल्ड महसूस हो रही है कि इसके पास इसका मेन लीडर ठीक लग रहा है, इसके मल्टीपल लेवल जो है 2 4 5 लेवल जो उसने बनाए हुए हैं अपने तक, वो सेटल्ड है। लेकिन जबकि हम दूसरी पार्टीज में देख रहे हैं वहाँ सेटल्ड ही नहीं है कुछ, कभी कोई अंदर है, कभी कोई बाहर है, कभी कोई कंफ्यूज है, पीएम कैंडिडेट कौन है। आई एम श्योर कि वो एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन वो आप ये सोचिए आपको क्या लग रहा है कि वो कैसी एनर्जी दे रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप आपके सपोर्टर हो, और मतलब कोई गलत नहीं है, सबके अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ सिस्टम भी है हमारा, ठीक है। तो अगर आप आपके सपोर्टर हो तो आप एक चीज हमेशा नोट करने की कोशिश करना, जो मैंने नोट किया, जो उनके लीडर हैं उनको अपोजिट पार्टी के कितना गंदा बोलते हुए सुना आपने, मतलब इस हद तक सुना है कि सिर्फ आपने वही सुना है, अपने बारे में कम बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरे के अगेंस्ट उसको नीचा दिखाने पे मैंने ये मोदी जी को करते हुए नहीं सुना। वो एक लेवल है कि जिस लेवल तक वो जाते हैं और वो बोलते हैं जस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो आप देखोगे ना कि मतलब मैंने बहुत सारे उनके, आपके जो लीडर हैं, मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद वो अट्रैक्टिव ही कर रहे हैं, मतलब मुझे इतना गंदा लगता है आपके, मतलब मेरे नहीं, मतलब आप आप ना आपके लिए वही होता है नाम बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को ना, मतलब इनके इंटरव्यूज देख के ना ये महसूस हुआ कि यार मेरी एनर्जी खराब हो गई। ओके, और मैं पॉजिटिव सेंस में देख रहा हूँ, कोई दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है यार, मैं उसको पॉजिटिव सेंस में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मेरे को इतना गंदा लग रहा है यार उसको, यार मतलब मेरी वाइब्रेशन, सच में बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, और इसी इंटेंट से देखता हूँ कि यार वो कुछ ना कुछ कर रहा है, और कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है भाई, इस लेवल पे बैठे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, वो तभी वहां पर बैठे, लेकिन कैसी वाइब्रेशन दे रहे हो। मतलब आप उसके 2 इंटरव्यू सुन लो, उसके बाद आप कहोगे यार मेरा ना खाने को भी मन नहीं है यार, क्या ही चल रहा है जिंदगी में। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट जो जीतता है
वो वही है जो एक सही वाइब्रेशन बाहर दे रहा है, राइट, लोगों में बिलीव क्रिएट कर पा रहा है कि वो मदद कर पाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसने अपना एक्शन लेकर वो चीजें प्रूव की है Right. कि मैं ये कर सकता हूँ। जिस दिन कोई एक पार्टी जो करंट पार्टी है अगर वो इसको प्रूव करने में नाकाम हो जाएगी, उस दिन पार्टी चेंज हो जाएगी, तब तक पार्टी चेंज नहीं होगी। तो वो हर जगह काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जानना चाहते हैं कि कोई बुक्स अगर आप रिकमेंड कर पाएं जिससे कि इसको सीखा जा सकता है। आपने भी पढ़ी होंगी बहुत सारी बुक, हाँ। जैसा कि आपने बताया। सो कुछ बुक्स आपकी तरफ से रिकमेंडेशन। देखिए बहुत सारी किताबें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगर देखी जाए तो सबसे पहली किताब जो मैं हमेशा बोलता हूँ द सीक्रेट, ये तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, सब जानते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं कि यार बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी गई हैं कि आप उसको समझ नहीं सकते आज भी। फॉरेन ऑथर्स ने क्या किया, उन सब स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया और उसका लाइटर वर्जन आपको दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन ऑथर को सुन रहे हो, स्क्रिप्चर्स को सुन रहे हो, वेद को सुन रहे हो, या फॉरेन ऑथर की सीक्रेट पढ़ रहे हो, समझ में आना चाहिए। राइट, सीक्रेट में बताया है, सीक्रेट क्यों पहुंची इतने लोगों तक, क्योंकि उसमें इतने आसान तरीके से बताया ताकि लोगों को दिल तक पहुंचा और लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो पहली है सीक्रेट। दूसरी है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये आई थिंक गवेन करके इनके ऑथर हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में विजुअलाइजेशन जो बहुत पावरफुल टेक्निक मानी जा रही है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। ओके। तीसरी किताब है आस्क एंड इट इज गिवन, ये हाइक ब्रदर है, उनकी बहुत अच्छी किताब है आस्क इट इज गिवन, ब्रिलियंट बुक। ओके। एंड अनदर बुक जो हम पढ़ सकते हैं, ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर नहीं है, बट बहुत काम आएगी, द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट, या मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। हाँ, तो ऑरेंज कलर का। हाँ करेक्ट। अब ये किताब जैसे जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब भी आप कुछ शिद्दत से पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, तो वो बेसिकली जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं इस किताब को रेजोनेट करता है। बहुत सारे लोग किताब पढ़ नहीं पाते हैं आजकल, अगर आप देखेंगे तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। सो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ना बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो उन लोगों के लिए आप, क्योंकि मुझे लगता है जो किताब से हमें मिला है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो किताब से जो चीज़ें मिलती है, जो सीखने को मिलता है, किताब पढ़ने का क्या सही तरीका है, या कैसे किताब को पढ़ें, या फिर किताब पढ़ने से और भी कुछ फ़ायदा होता है। जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बट उस समय पर आप कितना ज़्यादा मेंटली स्टेबल होते हो या इनटू द मोमेंट होते हो। सो उस बारे में थोड़ा सा कुछ गाइड करें। किताब पढ़ना जिन लोगों के लिए चैलेंज है। देखिए मैं एक तो ये सबको समझना पड़ेगा, पहला तो एक्सेप्टेंस कि यार किताब पढ़नी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों पढ़नी जरूरी है। आप खुद सोचिए, आप हमारी रीडर बुक्स क्लब पर आप बुक्स वीडियो समरी देख रहे हो, आपने या तो टीवी में लगाया या फोन में लगा कर आप देख रहे हो। आप उसके साथ साथ क्या क्या कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप इधर उधर भी देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। आप ऑडियो बुक सुन रहे हो, ऑडिबल पर जाकर ऑडियो बुक सुन रहे हो, उसके साथ साथ आप गाड़ी चला सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप किताब पढ़ रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात, कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप किताब पढ़ते हो तो सिर्फ आप किताब ही पढ़ते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप किताब पढ़ोगे तो आपका रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर होना सबसे ज्यादा होगा। आप खुद सोचिए, आज बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, बड़े बड़े IAS IPS, वो आज भी किताबों से ही पढ़ रहे हैं। राइट। वो उनकी सारी किताबें इन प्लेस हैं, वो ऑनलाइन जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लिख के किताबों की लेयर उन्होंने लगाई हुई उससे पढ़ रहे हैं। क्योंकि किताबों के अलावा वो चीज आप नहीं ले सकते, आपको नहीं मिल सकती, इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा चीज क्यों पढ़नी जरूरी है किताबें, आप खुद सोचिए, आपने किताब लिखी, आपने भी किताब लिखी है, आप दोनों ऑथर है और आप लोगों को बहुत हेल्प भी करते हो किताबें लिखने में। अब एक इंसान, जैसे मान लेते हैं आप मुझे हेल्प कर रहे हो कि अमित आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कोई किताब लिखो जो मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी में पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं सब डाल दूंगा। अब मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस उस 300 पेज की किताबों में है। अब सोचिए, अगर वो कोई किताब पढ़ ले तो उसको मेरा एक 300 पेज की किताब पढ़ने में हफ्ता भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस उस इंसान ने 1 महीने के अंदर जान लिया। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या है सक्सेस का, ठीक है। इसके अलावा जब आप किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देखो आपको हर कोई किताब, किसी भी किताब को पिकअप कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला सीक्रेट पढ़ लो, सीक्रेट पढ़ लो, नहीं, क्यों पढ़नी है। आप ये सोचो कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, राइट, आप किस जगह अटके हो, आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो क्या,
तो पढ़ लो मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। अगर आप अगर माइंडसेट का प्रॉब्लम है, सोच बड़ी करनी है, माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक पढ़ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट पढ़ लो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस स्टेज में, आप हेल्थ से रिलेटेड सफर कर रहे हो, गट हेल्थ पढ़ लो। ठीक है, सुपर गट पढ़ लो। ये अल्टीमेटली ना जब आप अपने इंटरेस्ट की किताब पढ़ोगे, राइट, तो ना ही वो बोरिंग होगा, सही बात, ना ही आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो मेरा मन ही नहीं कर रहा, या फिर आपको इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो आपको अपने जवाब मिलेंगे। राइट। लिटरली जब मैंने किताब पढ़नी स्टार्ट करी, उससे पहले किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि किताब उस समय हम पढ़ते थे केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो वो किसको अच्छा लगता है, वहीं से relate लेकिन करते थे, इसलिए आगे। तो लेकिन जब मैंने किताब पढ़नी स्टार्ट की, मुझे याद है मैंने जो अपनी पहली दूसरी किताब पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें जो बातें थी दैट वाज, अरे ये तो चाहिए था। तो मजा आया वो किताब पढ़ने में। फिर आगे जब किताबें पढ़ी, जीत आपकी पढ़ी और बिजनेस स्कूल पढ़ी, तब थिंक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तब इसमें मजा आने लगा। और फिर नॉन स्टॉप पढ़ते ही रहते हैं, तो आई एग्री विद दैट। करेक्ट, एग्जैक्टली। या सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा चल रहा है पॉडकास्ट और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें निकल के आ रही हैं। आई होप सभी लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। और अब थोड़ा सा वक्त है एक्साइटिंग चीज़ का, दैट इज रैपिड फायर राउंड। ओके, और आई होप यू आर रेडी। I'm all set. So let's begin the rapid fire round and कुछ random questions जिसके random quick answers हम लोग चाहेंगे आपसे, and let's go ahead with the rapid fire round. So सबसे पहला question, weirdest thing you have attracted. Weirdest. You want to accept here? यार ऐसे मैंने weird तो नहीं, मैं तो बहुत अच्छी किया है, मतलब weirdest आप कह सकते हो, जो जिसके लिए मैं बहुत grateful हूँ, मेरी बीवी को मैंने अट्रैक्ट किया है। सामने बैठी है। कोई गलत चीज आपसे भी अट्रैक्ट हुई है कभी? गलत चीज अट्रैक्ट हुई है? नहीं। ओके। कोई रिग्रेट आपका जिंदगी में, जो बिगेस्ट रिग्रेट है, जो आप पीछे जाके चेंज अगर करना चाहें तो? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। कोई रिग्रेट नहीं है। ओके, सो यू आर अट्रैक्टिंग गुड ओनली, प्लीज। अच्छा, आपकी फेवरेट हॉबी आउटसाइड योर वर्क? आउटसाइड माय वर्क, मेरे को ना वॉशरूम में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, फोन में। अच्छा, तो आप वॉशरूम में क्रिकेट खेलते हैं? ओके, गुड, चलो, इट्स रियली गुड। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, ग्रेट। बिगेस्ट मिस्टेक्स? बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हिच यू वांट टू कमिट इन फ्रंट ऑफ हर? मैंने ना, मतलब मिस्टेक नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आई थिंक वो हमारी जर्नी का पार्ट है। मैंने ना मैं एक स्पीड से ना अपना काम करता जा रहा हूँ। तो मुझे कई बार बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि यार आपको जो एक्सपीरियंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अपनी जानकारी का इतना ज्यादा है, आप ना वो मास तक मैक्सिमम रीच नहीं कर रहे हो जहां तक आप कर सकते हो। तो वो मुझे मिस्टेक लगती है, क्योंकि मैं ना अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा स्लो हूँ। ये मेरी थोड़ी वीक है, तो इस पर लेकिन मैं कॉन्शियसली काम कर रहा हूँ ताकि मैं इसको और अच्छे से कर पाऊँ। जैसे कि अभी पॉडकास्ट में लोग सीख भी रहे हैं, तो आई थिंक इसमें आपने, लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी, बट द मिसिंग पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही। जान तो बहुत कुछ लिया, पता तो सबको है कि मॉर्निंग वॉक अच्छी है, बट करते नहीं। वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट खाता कहीं नहीं है। पता तो बहुत कुछ है, बट करने से होता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। आपने लगभग 600 से ज्यादा आई थिंक बुक्स रीड करी है। हालांकि मुश्किल है ये बताना, लेकिन इन 600 में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? यार बहुत मुश्किल है। फेवरेट बुक देखिए, बहुत सारी फेवरेट है जिसको आपने सबसे ज्यादा बार पढ़ा है। देखिए, एक किताब जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, मैं बोलता हूँ लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ओके। इस बुक में बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है। इसमें ड्रीम के बारे में, बीइंग लिमिटलेस, मोटिवेशन है, इसमें मेमोरी के बारे में बात की गई है, स्टूडेंट्स के बारे में बात की है, बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात की है। अगर आप बोलेंगे सिर्फ एक किताब, तो लिमिटलेस हर किसी को पढ़नी चाहिए। अच्छा, फेवरेट बेस्ट टेक्निक आपकी कौन सी है जो मैनिफेस्टेशन में आप बोलेंगे कि ये मेरी बेस्ट टेक्निक है, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा बार इसको यूज़ किया है, या सबसे कोई क्या, मतलब जो भी आपके पैरामीटर हैं, बेस्ट टेक्निक फॉर दी आपके अकॉर्डिंग? दो टेक्निक बहुत मज़ेदार है। तो 369, अगर किसी को भी सुपर फास्ट मैनिफेस्ट करना है तो 369 वो करे। दूसरी चीज़, वो वाटर टेक्निक करे। वाटर टेक्निक में क्या करना होता है, आपने
एक मग लिया, ग्लास लिया, कांच का, प्लास्टिक जो भी लिया, इसमें इसको पानी डाला, आपने अपनी अफर्मेशन फॉर्म की जो आप चाहते हो लाइफ में, जब जब आप इसको हाथ में लेते हो वो अफर्मेशन मनी मन लाउडली, अकेले हो तो लाउडली बोला और इस पानी को पी गए, आपने एनर्जी दी इसको, वो पी गया। क्योंकि कहीं ना कहीं पानी लिया कप में, हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद में जो भी आपकी अफर्मेशन है, कैन वी कंबाइन बोथ द टेक्निक 369 एंड वाटर? मतलब आप इसको उस टेक्निक के साथ हाथ में लेकर भी, या तो अगर लिख रहे हैं 3 बार सुबह, 6 बार, इतना बार पानी करते हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, आप सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि यार एक ही वक्त पर मैं मल्टीपल टेक्निक कर सकता हूँ क्या? लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि एक्चुअली में क्या है ना, देखो इन 369 का जो एक ना फ्रीक्वेंसी है, टाइमिंग है, लेकिन पानी ना बहुत बार पी रहे हैं। तो अगर कोई थोड़ा इसको अपने हैबिट में डाल ले तो वो इसको ना बहुत अनकॉन्शियसली भी कर सकता है, सबकॉन्शियसली भी कर पाएगा। क्योंकि दिन में मैं जब इधर आया बार बार पानी पी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं मुझे प्रॉपर उठाना है, आंखें बंद करनी है और इसको नहीं, पानी उठाया, पीते पीते पता भी वो आपके उसमें आ गया, बहुत नेचुरली। वरना 369 के साथ मिक्स करेंगे तो रात को 9 बार पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप ऑफिस में हो, 9 बार पानी पड़ेगा रात को, करेक्ट है। कई बार मान लो आप ही सोचो बाहर हो, ऑफिस में हो, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई अफर्मेशन आपको लिखने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप पानी तो पी सकते हो। जैसे मैं जब पब्लिक स्पीकिंग जब भी करने जाता हूँ, कोई इवेंट्स होते हैं, मैं हमेशा एक टेक्निक होती है डोर ट्रिगर टेक्निक, तो मैं उसको यूज करता हूँ और मैं उसको बहुत इंटेंशनली यूज नहीं करता हूँ। डोर ट्रिगर टेक्निक क्या है कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक डर होता है, फ्राइट होता है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इवन जब वो वेबिनार भी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सो एक हल्का सा बटरफ्लाइज होती है पेट के अंदर। तो डोर ट्रिगर टेक्निक क्या है कि आपके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर पीस में हैं और आप गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक पीछे से कोई हॉकिंग करने लगे तो आपका एंगर ट्रिगर हो जाता है। तो जिस तरह से पीस से आपकी जो स्टेट है वो ट्रिगर होके चेंज हो गई, उसी तरह कॉन्फिडेंस भी एक स्टेट है और फियर भी एक स्टेट है। तो आप ट्रिगर बना सकते हैं डोर को। जब भी आप डोर में एंटर हो रहे हैं, एक हॉल के, एक इवेंट के अंदर, रेस्टोरेंट में या इस रूम में, इस ऑफिस में, तो डोर के अंदर एंटर होते हुए अपने आप से 3 बातें बोलनी है। पहली चीज, आई वॉन्ट टू हेल्प देम। नंबर 2, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। नंबर 3, आई वॉन्ट देयर ब्लेसिंग्स। तो जैसे ये 3 बातें मैं अपने आप से बोलता हूँ तो इट इज लाइक मैं देने वाले एटीट्यूड में आ जाता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब जाते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं सेल होगी कि नहीं होगी, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, मेरी बात बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय हम मांगने वाले मोड में हैं। और जैसे ये डोर ट्रिगर टेक्निक लगाते हैं, हम देने वाले मोड में चले जाते हैं। जब मैं करता हूँ इसको, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सोच के करता हूँ। आई एम टेकिंग शावर और अभी वेबिनार है, तो वो ऑटोमेटिकली बस 3 बार अपने आप को ही बोल दिया कि हेल्प करनी है, कंट्रीब्यूट करना है और ब्लेसिंग्स चाहिए। सो ऑटोमेटिकली स्टेट चेंज हो जाती है। सो दैट इज वन। ये बहुत अच्छी चीज है। आप वो ट्रिगर एनएलपी भी होता है ना, ट्रिगर्स होते हैं, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अगर हमने सेट कर लिया अलग-अलग चीज के लिए, तो बहुत काम करती है। बहुत बड़ी, तो बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। क्योंकि मेरे को इसी से समझ में आया कि अगर मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, इफ आई एम एंटरिंग इन अ रूम जहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोगों से बात करनी है, राइट, तो मैं मतलब एंटर इस सोच के साथ करूं कि यार अब ये अब जो होने वाला है ना, वो मैंने कभी नहीं किया। आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। राइट, आप अपनी छाती चौड़ी करो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, स्पाइन स्ट्रेट करो और कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए और रादर देन ये सोचने की कि मुझे क्या मिलेगा, ये सोचना कि मैं क्या दूंगा, क्या दे सकता। सो ये आपका गिवर बन जाता है। हाँ, चेंज कर देगा सारा सा, वो मांगने वाली फीलिंग ही नहीं रहेगी, तो सब कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। अगला रैपिड फायर क्वेश्चन है, बेस्ट म्यूजिक फॉर द मैनिफेस्टेशन। आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा कोई म्यूजिक है या कोई साउंड है जिसकी मदद ली जा सकती है मैनिफेस्टेशन के दौरान, आपके हिसाब से? जो एक म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, वो है लतिका। लतिका ए.आर. रहमान की मूवी थी, क्या ना, स्लम डॉग मिलियनेयर। ओके, उसमें आप यूट्यूब पे ढूंढिए लतिका। मतलब अगर आप उसको बैठ के विजुअलाइजेशन करते हैं, अच्छा, आप रो दोगे। ओके, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो जो पिक्चर आप कैसे क्रिएट नहीं, मतलब अगर ये कर लिया किसी ने, लतिका को लगाया और उसको सुना, ओके, तो वो फिर आपने मैनिफेस्टेशन या लॉ विजुअलाइजेशन किया इसके साथ साथ। अच्छा, ऑब्वियसली म्यूजिक लगा के विजुअलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा पावरफुल होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या ज्यादा आप थोड़ी मदद करेगा, मतलब मदद तो करेगा, फील आएगी बेसिकली मदद। मतलब आपने क्योंकि म्यूजिक पूछा कि कौन सा लगा सकते हैं, तो बेस्ट इज दिस लतिका। हाँ, लेकिन ये कि कई बार लोगों को मौका नहीं मिलता, तो वैसे भी कर सकते हैं, पर आप लतिका लगा लो तो मजा ही आ जाएगा आपको। मतलब आपको ये वो सारी चीजें ना महसूस करने में तकलीफ नहीं होगी। आप उसको बहुत क्लीन तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे और वो भाव ला पाओगे, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके,
अगला क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट। मॉर्निंग मॉर्निंग में करना चाहिए, बेस्ट टाइम। हालांकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक कर रहे हो, जैसे मान लो 369 कर रहे हो तो सुबह दोपहर शाम करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निक कर रहे हो जो सिर्फ दिन में एक ही बार करनी है तो आपको उसको मॉर्निंग में ही करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग से आपका पूरा टोन सेट हो जाता है। तो मॉर्निंग में आपने सिग्नल दे दी मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे सब चाहिए, तो पूरे दिन आपको वैसे ही लोग मिलने लगते हैं। राइट, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारे रैपिड फायर के क्वेश्चंस थे जो को बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आपने दिया, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे आज के पॉडकास्ट को और एक सवाल के साथ। एक वर्ड जेम्स टॉक पॉडकास्ट के लिए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जेम्स टॉक के पॉडकास्ट पे, उसके लिए कोई वर्ड? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि यार आप दोनों बहुत अमेजिंग हो यार। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और एहसास नहीं होता कि पहली बार मिल रहे हैं, और मुझे ये भी महसूस हुआ कि आई थिंक मतलब ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट में तो मैंने बहुत सारी बात की है, बट मैं आप दोनों को बहुत सुनना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस से मैं अपनी लाइफ में क्या क्या गेन कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और लास्ट में अगर हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? दे कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दे कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय यूट्यूब। ये 2 प्लेटफॉर्म है। अमित कुमार लाइव है। अमित कुमार लाइव है, और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी अमित कुमार लाइव के नाम से अवेलेबल है। वहाँ पे तो ये दोनों जगह मेरे को ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो, और बहुत मज़ा आया। मतलब पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया, और बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत हुई। बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला आपसे, हमें भी सीखने को मिला, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा आज का शो। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। जेम्स टॉक का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए अब हर फ्राइडे रात 8 बजे हम लेके आ रहे हैं और भी मज़ेदार एपिसोड विद न्यू अमेजिंग गेस्ट। आगे के एपिसोड्स में आप किन टॉपिक्स को कवर कराना चाहते हैं और किस गेस्ट को इस शो पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम और हमारी टीम मिलकर इस शो को और बेटर बना सकें। अगर आज के एपिसोड से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है तो इस एपिसोड को कम से कम 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने क्लोज ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।